अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे ईरान और अमेरिका के बीच एमओयू साइन हुए कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आती है कि स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में होने वाली दोनों देशों के बीच वार्ता रद्द हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं संध्या और मेरे साथ है मेरे सहयोगी नागेंद्र सिंह। नागेंद्र जी, अचानक ऐसा क्या होता है जिस वजह से ये महत्वपूर्ण वार्ता रद्द हो जाती है? देखो, बहुत बड़ी खबर आई थी कल संध्या कि दो बड़े लीडर्स यानी कि ट्रम्प और उसके साथ पेजेश्कियान जो कि प्रेसिडेंट है ईरान के, उन्होंने दो डील साइन की। 14 पॉइंट्स की बात हुई थी और 60 दिनों तक बात होने वाली थी। बहुत बड़ी खबर ये है कि वॉर फिर से शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि इजराइल ने एक तरीके से ट्रम्प को कंप्लीटली डिफाई किया है। दे हैव क्रॉस्ड द रेड लाइन दैट यूएस मार्क्ड। जो यूएस ने बोला था कि स्ट्राइक्स नहीं होनी चाहिए, और अब शांति समझौता हो चुका है। दोनों देशों की मेहनत पर एक इंसान ने पानी फेर दिया है और उनका नाम है नेतन्याहू। नेतन्याहू को ये स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए थी। आज एक स्ट्राइक हुई है जिसमें 16 लोग मारे गए हैं लेबनान में, और ट्रंप ने उनको बोला था, साथ में जेडी वांस ने बोला था कि आप ये स्ट्राइक नहीं करिए। चलिए मैं आपको पूरी डिटेल में समझा देता हूं, बिल्कुल शुरुआत से, कि कल से लेकर के आज तक क्या बदल गया और आज क्या होना था, ये बड़ी खबर क्यों है और ये वॉर ने एक बहुत ही गंभीर रूप कैसे ले लिया है। सबसे पहली बात, हमने डील पे साइन की, आपने ढिंढोरा पीटा और आपने फिर एक मैसेज किया, ट्रंप ने एक मैसेज किया ट्रूथ सोशल पे कि अब मार्केट देखिए कैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस या कच्चे तेल के प्राइसेस अब नीचे चले गए हैं। सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। आपको पहले ही बताया कि ट्रंप ने कितना पैसा ऐसे बनाया है। उसके बाद जो है जेडी वांस, वो सेंट एंड्रूज एयरबेस जो है यूएस का, वहां से वो निकलने वाले थे और वहां पे सारे रिपोर्टर्स जमा हो जाते हैं बेस पे यूएस में, और वो इंतजार कर रहे थे कि जेडी वांस आएंगे, वो बताएंगे कि वो अब जाकर के कैसे डील करने वाले हैं ईरान के साथ। इसी बीच वहां पर कोई आता नहीं है। फिर व्हाइट हाउस से प्रतिक्रिया आती है कि हम ये जो पूरा डील है उसको कैंसिल करने की बात नहीं की उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये बोला कि जेडी वांस नहीं जाएंगे। टेक्निकल चीजों पे बातें होंगी। कोई साफ रिस्पांस नहीं आया उनकी तरफ से, क्योंकि अभी उन्हें खुद भी क्लैरिटी नहीं है कि अब इसको डील कैसे करें, क्योंकि आपके जो सबसे बड़े नेता हैं उन्होंने तो बड़ी बड़ी बात बोल दी है। हालांकि अब रियलिटी ये है कि ईरान को आपने और ज्यादा गुस्सा कर दिया है। आपने हिजबुल्लाह पे अटैक किया, जो कि ईरान के फोर्सेस हैं, उनके प्रॉक्सी फोर्सेस हैं, जैसे हमास, हिजबुल्लाह और हुतीज। हमास को आपने एक तरीके से खत्म कर दिया। ईरान ने बोला था डील के मुताबिक कि आपको कोई स्ट्राइक नहीं करनी है हिजबुल्लाह के ऊपर, लेकिन जैसे ही ये डील साइन होनी थी, फाइनली ऑफिशियली पूरी दुनिया को ये बताते, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती स्विट्जरलैंड में। बर्गनस्टॉक एक ऐसी जगह है जहाँ के रिजॉर्ट्स होते हैं, वहां के रिजॉर्ट में ये मीटिंग होने वाली थी। पहाड़ों में बहुत ही सुंदर जगह है। लेकिन ये होने के जस्ट पहले नेतन्याहू ने जानबूझ के सबसे बड़ी स्ट्राइक की 2026 की। उन्होंने 4000 लोगों को ऑलरेडी मार दिया है लेबनान के अंदर, लेकिन कल रात की जो स्ट्राइक है वो सबसे बड़ी स्ट्राइक थी जो आईडीएफ ने जानबूझ के की, डील के जस्ट पहले, कि ये डील ना हो पाए। ईरान ने बोला था अगर कोई स्ट्राइक होता है तो हम ये डील नहीं करेंगे, तो नेतन्याहू ने इसको बर्बाद कर दिया है। अब ट्रंप जब जागेंगे तो बहुत बड़ा फैसला आ सकता है, क्योंकि अब जो ये पूरा वेस्टर्न जो इनका अलायंस था इजराइल का और यूएस का, वो बहुत ज्यादा टूटता हुआ नजर आ रहा है इस वॉर के बाद। ईरान के लिए तो फायदा है, क्योंकि अब पूरा वॉर में एक तरीके से यूएस इजराइल का दुश्मन बनता हुआ नजर आ रहा है, और यूएस जो है या ट्रंप की जो अपनी खुद की ईगो है उसको तो नेतन्याहू अपने पैरों तले बिल्कुल दबा के कुचल रहे हैं। अब इसमें हुआ क्या है कि मुस्तफा खामेनेई ने बोला था कि ट्रंप काफी डेस्परेट हैं इस डील को साइन करने के लिए। जब कल डील साइन हुई उसके पहले उनका मैसेज आया कि ट्रंप बहुत डेस्परेट हैं और हम अपनी मांगों से बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले। तो अब क्या हुआ कि मुस्तफा खामेनेई ने जो किया उसके बाद, मतलब उन्होंने दिखाई एक्सेप्टेंस डील को लेकर के। $300 बिलियन जो उनको मिलने थे उस पर भी बात हुई कि वो आप नहीं देंगे तो हम कोई साथ नहीं देंगे, और ऑफ कोर्स उसके बाद और ज़्यादा अटैक्स करेंगे इजराइल पे या बाकी के देशों पे जहां पे उनके बेसेस हैं। अब ट्रंप बिल्कुल बुरे तरीके से फंस चुके हैं। उनके खुद के दोस्त ने बिल्कुल उनको फंसा दिया है। ये 13 लोगों को आज मार करके लेबनान पे दोबारा सबसे बड़ी स्ट्राइक करके, और जेडी वांस जो है वो अब गुस्सा दिखा रहे हैं, वो काफी कुछ बोल रहे हैं मीडिया में, और वो ही लिटरली स्लैम्ड नेतन्याहू, जो कि उनके सबसे क्लोज फ्रेंड है।
ईरान ने ये तो साफ कर दिया है कि इस पीस डील को कैंसिल करने की सबसे बड़ी वजह ये है लेबनान पर होने वाले हमले। नागिन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर नेतन्याहू क्यों इस डील के विलन बन रहे हैं? क्यों वो चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता हो ही ना, जिसकी वजह से वो बार बार इजराइल पे अटैक्स कंटिन्यू कर रहे हैं? देखिए, नेतन्याहू का एक सपना है ग्रेटर इजराइल, और वो ग्रेटर इजराइल जो है, नॉर्थ का जो इजराइल है, उसको कहते हैं कि उसको आप ये और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। लेबनान का जो सदर्न लेबनान है और इजराइल का नॉर्दर्न इजराइल, दोनों बॉर्डर्स मिलते हैं जहाँ पे ब्लू लाइन की बात होती है, येलो लाइन भी है, और उन सब एरियाज में इजराइल के फोर्सेस यानी आईडीएफ बहुत ज़्यादा अंदर तक घुस चुका है, यानी 10 स्क्वायर किलोमीटर इतना अंदर घुस चुका है। जो बफर जोन है उसको बर्बाद कर चुका है। लेबनान का जो पूरा एरिया है, जो पूरा देश है, उसका 6% हिस्सा उस पे अभी आईडीएफ ने कब्जा कर लिया है। अब होता क्या है कि जैसे वॉर खत्म होती है, अब आप जितना अंदर घुस चुके हैं वो एरिया आप कब्जा कर लेते हैं। इजराइल और लेबनान के बॉर्डर्स को आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे सेनाएं होती है, बहुत ज़्यादा तैनाती होती है। जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है उस तरह का उन दोनों के बीच में दुश्मनी है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरियाज है, जैसे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है इजराइल में। तो उन्होंने क्या किया कि पिछले वॉर में जो पहले वॉर्स हुए हैं, इजराइल के पास अपने जो बेसिक संसाधन नहीं है, उसकी वजह से उन्होंने मिस्र का काफ़ी सारे एरिया उन्होंने कब्जा किया। उन्होंने सीरिया का काफ़ी सारा एरिया कब्जा किया जिसमें पानी था, जहाँ पे खेती होती थी। सी ऑफ गैलिली एक जगह है, तो वो आपको लगेगा ही नहीं कि वो इजराइल का हिस्सा नहीं था। यानी कि इजराइल ने अपने आप को एक इतने छोटे देश से अगर इतना बड़ा देश बनाया है, तो वो केवल कब्जा करके 3-4 देश है, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और आपका मिस्र, तो इन सब को कब्जा कर करके उन्होंने अपने देश को बनाया है। अब वो उसको और बड़ा करना चाहते हैं। तो अब जो पूरी लड़ाई है वो नेतन्याहू ने बना दी है इजराइल की और लेबनान की, एंड ऑफ कोर्स वो एरियाज अपने इकट्ठा करते जा रहे हैं जो कि ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके अपने लोग हैं, हिजबुल्लाह को उन्होंने क्रिएट किया, उनका प्रॉक्सी है। हिजबुल्लाह बहुत ताकतवर हुआ करता था, लेकिन आपको पता है कि 2024 और 2025 में कैसे आईडीएफ ने उनको मारा। एक पेजर अटैक हुआ था जिसमें बहुत सारे हिजबुल्लाह के लोगों पर एक साथ अटैक हुआ और बहुत सारे लोग मारे गए, जख्मी हो गए, नहीं तो अपाहिज भी हो गए। अब जो ईरान है उन्होंने कहा है कि आप इन पर अटैक रोकिए, अदरवाइज डील कैंसिल है। और भी बहुत सारे मुद्दे, आपको पता है 300 बिलियन की बात है। लेकिन अब कितने मिनटों बाद ये अनाउंसमेंट आता है कि हम तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर रहे हैं। फिर वी आर बैक टू February 28 जिस दिन अटैक हुआ था। इतनी बर्बादी, उसके बाद फिर से लड़ाई होगी। थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप, थैंक यू टू नेतन्याहू। कल तक हम सब सोच रहे थे कि एमओयू साइन हो चुका है, अब फाइनली ये जो इतने लंबे समय तक ईरान और अमेरिका के बीच वॉर चली आ रही थी वो खत्म होती है। लेकिन अचानक ये पीस डील जो होने वाली थी, ये वार्ता रद्द हो जाना अपने आप में अमेरिका के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है कि कहाँ जेडी वेंस अपने आने की तैयारी कर रहे थे, उनका डिपार्चर होने वाला था और फिर उन्हें वो डिले करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती नहीं है, और मुस्तफा खामनेई ट्रंप के लिए बेइज्जती है, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, इतनी बड़ी मतलब वो मैसेजेस में इतनी बड़ी बातें बोलते हैं कि हमने क्या क्या नहीं अचीव कर लिया, और 24 घंटे तक भी आपकी बात टिकी नहीं रहती, और आप दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हैं, तो आपकी इज्जत क्या रह गई? आपको ईरान हर दिन बेइज्जत कर रहा है, आपको लताड़ रहा है, आपकी एक नहीं सुन रहा। 300 बिलियन भी मांगा, आप देने के लिए भी तैयार हैं, आप सैंक्शंस भी हटाने के लिए तैयार हैं, अब ईरान तेल भी बेच रहा है, तो आपकी बेइज्जती तो फुल हुई है। आपका कोई प्लान नहीं था इस युद्ध में उतरने का, बस आपने अपने शिप्स भेज दिए थे। आपको विश्वास था अपनी टेक्नोलॉजी पे, आपको विश्वास था कि आपकी सेना वहां पर जाकर के एकदम धमाल मचा देगी जैसे वेनेजुएला में मचाया, लेकिन यहां इनको उल्टा मुंह की खानी पड़ी। इनकी सेना में अभी कितने लोग मरे हैं ये तक नहीं बता पा रहे, बस वो बता रहे हैं 15 लोग मारे गए हैं जी, 15 हमारी सेना के लोग मारे गए हैं। लेकिन जब डेटा आएगा तब इनको झेलना पड़ेगा। ट्रंप बुरे तरीके से फंस चुके हैं। अब इतना झूठ, इतना वो एक तरीके से लगता है कि ईरान यूएस वॉर में ट्रंप के झूठ का घड़ा या नेतन्याहू के जो एंगर का घड़ा है कि वो बिल्कुल ईरान को खत्म ही कर देना चाहते हैं और चाहते ही नहीं कि किसी तरह की एक सुलह हो पाए या साथ में लोग रह पाए, वो सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज, न्यूक्लियर पे जो बात हो रही थी कि जो ईरान का यूरेनियम है, ईरान का न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं कि नहीं, अब ये लगता है कि ईरान अगर इजराइल लगातार इस तरह से करता रहता है, एंड ऑब्वियसली बात है कि जल्द ही
आप देखेंगे कि इजराइल के ऊपर ईरान अटैक करना शुरू करेगा, और अगर ऐसा होता है और फिर इजराइल अटैक करता है ईरान के ऊपर, तो दे विल से कि वी हैव जेन्युइन राइट्स कि हम भी न्यूक्लियर वेपन बनाएं, क्योंकि इजराइल ने भले ही अनाउंसमेंट की हो या ना की हो, उनके पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं। ये सारे इंसिडेंट्स दिखाता तो है नागिन जी कि ट्रम्प इस डील के लिए कितने डेस्परेट है। हाल ही में मुस्तफा खामनेई का ये भी बयान आया था कि उन्होंने इस डील के लिए सिर्फ इसलिए हामी भरी क्योंकि यूएस ने अपने नेवी ब्लॉकेड जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हटा दी थी। जी। तो क्या अब इस धमाके के बाद जो लेबनान में हुए हैं और इन अटैक्स के बाद वापस से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होगा, और 60 दिनों बाद क्या वापस जो स्थिति थी वो वही फरवरी पे आ जाएगी और दोनों देश ईरान और अमेरिका के बीच महायुद्ध छिड़ जाएगा? अब यही लगता है संध्या कि ये जो पूरा मामला है ये भड़क सकता है। ट्रम्प इस पे क्या रिएक्शन देते हैं थोड़ी ही देर में हमें पता चलेगा, जब वो जागेंगे। अभी यूएस में रात हो रही है और उस रिएक्शन में क्या आता है, बहुत ही शर्मिंदगी की बात होगी। और बिल्कुल ये हंसी आ रही है कि अब वो कौन सा अपना पैतरा अपनाते हैं इसमें अपनी जीत दिखाने के लिए, और क्या अनाउंसमेंट करते हैं। कल तो बड़ा इट्स डन, इट्स साइंड, ये सारी चीज़ें, आई एम द मोस्ट पावरफुल मैन, मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ, आई एम द हीरो, रियल हीरो, क्या क्या नहीं बोल रहे थे G7 में। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें अपने कम से कम 20-25 मिनट उन्होंने बात की है, और इसी पे बात की है कि मैंने कितनी सक्सेसफुली यूएस के लिए एक डील लाई, और आई एम सो ग्रेट लीडर, कि ओबामा तो कुछ नहीं था, हमने तो कुछ किया नहीं, अब आपको मुंह की खानी पड़ रही है। आपकी डील जो है वो 24 घंटे नहीं टिक पा रही, तो किस तरह के आप इंसान हो, किस तरह की डील है, कितना सीरियस है आप अपने काम को लेकर के। ये समझ में आता है कि कितना अनप्रोफेशनल हो चुका है ये नेताओं का दौर और लोगों की जिंदगी, कि एक नेता जो आपका ही एलाई है, सबसे क्लोजेस्ट एलाई, जिसको बचाने के लिए आप अपने सोल्जर्स को भेज देते हो लड़ने के लिए, और उनकी जान गंवाने पे भी आप तैयार हो। तो बहुत कुछ है। और ट्रम्प ने भारतीयों की मौत को लेकर के भी पीएम मोदी के साथ बैठ के उन्होंने बोला, यार दे आर माई पीपल, एंड यू नो बहुत सारी ऐसी बातें कि हम तो बात करते रहते हैं। मोदी भी वहां पे हंस रहे थे, कोई खास अपॉलॉजी नहीं थी कोई नहीं। उनसे पूछा गया, दूरदर्शन के एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि 3 मारे गए भारतीय और आप उसमें कुछ अपॉलॉजी क्या, उन्होंने बोला कि आप अपनी संवेदनाएं एटलीस्ट व्यक्त करना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है जो 3 मारे गए उस पर। तो ट्रम्प का बड़ा अजीब सा जवाब था। उन्होंने बोला कि मैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही काम करते हैं जी, हमारा तो यही तरीका है, और ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि लड़ाई हो रही थी, तो ऐसे में तो इस तरह की चीज़ें होती रहती है। लेकिन उन्होंने एक भी शब्द माफ़ी का नहीं बोला। उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे इस बात का दुख है कि हमारे आर्मी से या हमारे जो एयरफोर्स है या जिनसे भी, जिन्होंने मिसाइलें चलाई, उनसे कोई गलती हुई है, नेवी से कोई गलती हुई है। उन्होंने ये नहीं बोला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हमें दुख है कि हमारी गलती से आपके लोग मारे गए। बस उन्होंने ये बोला, आई लव दिस पीपल, आई लव इंडियंस। तो आपको याद ही होगा GD बख्शी हमारे चैनल पे कैसे बोल रहे थे कि हमें कुत्तों की तरह आप समझ रहे हो, कि आप जितने भी मार दो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हम कुछ करेंगे नहीं। हमारे भी प्राइम मिनिस्टर जाके आराम से आप हंस रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये सब एक जो बॉडी लैंग्वेज है, एक ही चीज़ कि आपने बेयर हग नहीं दिया, उसके बाद तो आप जाके मेलोनी के साथ हाँ ही कर ही रहे थे। लेकिन माफ़ी की जहाँ तक बात है, यूएस ने तो कोई माफ़ी मांगी नहीं। हम लाल आंख दिखाने की जब बात आती है तो केवल एक ही देश है जिसको हम लाल आंख दिखाते हैं, जो है पाकिस्तान। उसके अलावा जब बात आती है कि आप चाइना को कुछ बोल के दिखा दो, आप कुछ नहीं कर पाते। आप यूएस को कुछ बोल के दिखा दो, आप कुछ नहीं कर पाते। बाकी बांग्लादेश तक अब आपको लाल आंख दिखा रहे हैं, उनको भी आप कुछ नहीं कर पाते। वहाँ पे भी हिंदू मारे जा रहे हैं, उस पर भी काफ़ी चर्चाएं हो रही है। लेकिन आप अपने देश में काफ़ी ज़्यादा बड़े हीरो बन जाते हैं, जहाँ हीरो बनना चाहिए वहाँ पर आप हीरो बन नहीं पाते हैं। लोगों की जान की वैल्यू, जो भारत के लोगों की जान की वैल्यू है, वो किस तरीके से कम है, रुपए की तरह गिरती जा रही है, यही मैं बोल सकता हूँ, विच इज़ रियली सैड। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एटलीस्ट एक स्टेटमेंट व्हाइट हाउस जरूर जारी कर सकता था कि गलती से हमने मार दिया। लेकिन रियलिटी ये है कि किसी भी चाइनीज शिप पे उन्होंने अटैक नहीं किया, इंडियन शिप्स को टारगेट किया। अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद हो सकता है किसी भी वक्त। वापस अपने दर्शकों को बता दें कि स्विट्जरलैंड में यूएस और ईरान के बीच में जो पीस टॉक होने वाली थी वो फिलहाल स्थगित कर दी गई है। अभी वापस डील कब होती है, अभी ऑफिशियली यूएस से भी ये खबर आ रही है कि JD Vance का डिपार्चर जो है रद्द कर दिया गया है, और वापस ये यात्रा कब होती है, वापस दोनों देशों में ये शांति वार्ता कब होगी, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.